फोर्सेस कंट्रीब्यूटिंग टू एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, यानी जो वाटर अलोंग विद डिजॉल्व मिनरल्स रूट में एब्जॉर्ब हुआ वो कौन कौन से फोर्स से ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा आता है रूट प्रेशर, जो अभी मैंने आपको बताया था रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्यों क्रिएट होता है? रूट में जब वाटर एंट्री करेगा, रेगुलरली वाटर आ रहा है, तो वाटर के आने की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर उस पानी को ऊपर की तरफ ट्रांसफर करेगा। ठीक है। दूसरा चीज है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होता है? जैसे कभी आपने बिस्किट को चाय में डुबो करके खाया है। बिस्किट को जैसे ही आप चाय में डुबोते हैं तो वो चाय जो है ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। ठीक है। या सिंपली आप एक कपड़े को ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए और पानी में उसके नीचे वाला पार्ट को केवल टच करा दीजिए। आप कुछ समय बाद क्या देखेंगे? पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी कपड़े को ऐसे, यहाँ पर वाटर है और वाटर से बस हमने इसको टच कराया है, पानी के साथ कपड़े को बस टच कराया है, धीरे धीरे ये वाटर जो है ऊपर की तरफ ऐसे ट्रेवल करने लगेगा। क्यों ट्रेवल कर रहा है? क्योंकि कपड़े में पतले पतले ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, पतले पतले ऐसे ट्यूब्स की तरह स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। और कैपिलरी एक्शन की वजह से, कोई भी कैपिलरी होता है तो उसमें प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, प्रेशर घट जाता है। इसी वजह से यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड जो होगा ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं कैपिलैरिटी। तो प्लांट के रूट में जाइलम है और वो जाइलम कंटिन्यू हो रहे हैं किसके साथ? जो एरियल पार्ट है। तो जाइलम के जो ट्यूब्स होते हैं वो काफ़ी पतले पतले ट्यूब्स होते हैं। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से अगर पानी वहाँ तक पहुँच जाएगा तो ऊपर भी वो चढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो वही फिनोमेना उसमें इन्वॉल्व होता है। थर्ड है आपका ट्रांसपिरेशनल पूल। ट्रांसपिरेशनल पूल क्या है? यह अभी मैंने डिस्कस भी किया था। मान लीजिए प्लांट का लीफ है, ठीक है, और यहाँ पर ये रूट्स हैं। तो यहाँ इसके स्टोमेटा से जब वाटर का लॉस होगा, वाटर जब वेपर्स के फॉर्म में यहाँ से लॉस होंगे, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर। ठीक है। तो इसके बगल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसकी तरफ मूव करेंगे और इसके बगल में जो वाटर होगा वो इसकी तरफ, ऐसे करते करते मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पूल। ठीक है ना। कि यहाँ से वाटर का जो लॉस हो रहा है उसकी वजह से कंटिन्यूअस वाटर का मूवमेंट होता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से एक दूसरे से ऐसे अटैच्ड हैं और जब सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं तो इस फोर्स को हम लोग कहते हैं कोहेशन फोर्स। तो ट्रांसपिरेशनल पूल को हम लोग कोहेशन फोर्स भी कह सकते हैं। यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में रिमूव होगा तो उसके नियर बाई जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी तरफ जाएंगे, उसके पीछे वाला उसकी तरफ जाएगा, ऐसे करते करते नीचे से ऊपर तक वाटर का मूवमेंट होता है और इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पूल। ठीक है। और एक और फैक्टर हो जाएगा एडहेशन फोर्स। एडहेशन फोर्स क्या है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जब फोर्स होता है, जैसे ये कोई दूसरा मॉलिक्यूल है और ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम लोग कहते हैं एडहेशन फोर्स। जैसे आप ग्लास में पानी ले लीजिए, एक गिलास पानी ले लीजिए, फिर पानी को गिराइए, क्या सारा का सारा वाटर, पूरा का पूरा वाटर बाहर गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उस ग्लास के वॉल के साथ चिपके रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लास के वॉल के बीच में एक एडहेशन फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर स्टिक है, चिपके हुए हैं। तो उसी तरह से जाइलम के जो सेल्स हैं और वाटर है, उनके बीच में जो एडहेशन फोर्स है उसकी वजह से भी कुछ वाटर ऊपर की तरफ उसका मूवमेंट होता है। ठीक है ना। तो ये चार इंपॉर्टेंट फोर्स हैं जो
एसेंट ऑफ सैप के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। अच्छा, रूट के एक सेक्शन को अगर हम लोग देखें, अब हम लोग पाथवे ऑफ एसेंट ऑफ सैप ये चीज़ भी जान लें, ठीक है। यहाँ मैंने एक रूट का फिगर बनाया है, ये आपको रूट इस तरह दिखाई देता है जिसमें रूट हेयर्स यहाँ दिख रहे हैं। अब इसको अगर आप ऐसे, रूट है अगर इसको ऐसे कट किया जाए, सेक्शन इसका कट किया जाए तो गोला सा आपको सेक्शन मिलेगा, और उसका एक छोटा सा पार्ट को मैग्नीफाई करके यहाँ पर बनाया गया है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि वाटर अलॉन्ग विथ मिनरल्स कैसे सॉइल से रूट में आता है, रूट से फिर एरियल पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो ये रूट का एक सेक्शन है जो कि सॉइल के अंदर इस तरह से होगा। ये जो चारों तरफ आपको दिख रहा है ये आपका सॉइल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए जो पार्ट्स है उसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ये आपका रूट हेयर है जो कि एपिडर्मिस का आउटग्रोथ होता है, रूट हेयर। ये जो लेयर है ये कहलाएगा आपका एपिडर्मिस, यानी आप कह सकते हैं सबसे पहले रूट हेयर में वाटर आता है। मैं यहाँ नोट भी करूंगा, रूट हेयर सबसे पहले वाटर रूट हेयर में आता है, फिर वहां से कहाँ जाता है, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस से उसके बाद ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये आपका कॉर्टेक्स है जो कि पैरेन्काइमा सेल्स से बना होता है। पैरेन्काइमा सेल्स सॉफ्ट सेल्स होते हैं जो जनरली प्लांट में स्पेस फिल करने का काम करते हैं या फिर स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स में जाएगा। कॉर्टेक्स के बाद ये वाला जो लेयर दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्मिस। दिस लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स के बाद हम लोग लिखेंगे एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद 2 या 3 लेयर पतले पतले होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पेरीसाइकिल। ये सब लेयर का नाम है, आगे आप हायर क्लासेस में बायो डिटेल पढ़ेंगे तो सेक्शन खुद भी कट करके आप देखेंगे तो दिखाई देगा इस तरह से। पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद वाटर जाता है जाइलम में। जाइलम यहाँ पर आपको डेड सेल्स होते हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, इसीलिए वो जो होते हैं अलग दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में, वो डार्कली स्टेन्ड होते हैं, और जो फ्लोएम होता है वो लाइट स्टेनिंग के साथ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसके बाद वाटर कहाँ जाएगा, जाइलम में जाएगा। और जब जाइलम में चला गया, ठीक है, तो जाइलम किस तरह से, जैसे ये आपका प्लांट बॉडी है तो रूट के अंदर हम लोग देख रहे थे कि वाटर ऐसे घुसते घुसते कहाँ तक पहुंचा, जाइलम तक। अब जाइलम ऐसे पूरा बॉडी में इस तरह से पाइप की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, तो वहाँ पानी आएगा तो कैपिलैरिटी से, ट्रांसपिरेशनल पुल से, ठीक है, रूट प्रेशर की वजह से और एडहेशन फोर्स की वजह से वो पानी ऊपर की पार्ट में ऐसे मूव करेगा, जिससे वाटर और मिनरल्स का पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फिगर जनरली ऐसे ही दे दिया जाता है, लेवल करने को दिया जाता है, लेवल द पार्ट्स, फिर पूछा जाएगा राइट द करेक्ट पाथवे ऑफ द एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। तो जाइलम तक लिख करके फिर आप लिख सकते हैं एरियल पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, 1-2 छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स भी पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं यही डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ऐसे ये एक टेस्ट ट्यूब है, दूसरा टेस्ट ट्यूब यहाँ बनाया गया है, और दोनों ही टेस्ट ट्यूब में वाटर है।
आप देखिएगा बुक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए होते हैं, बच्चे जनरली इग्नोर कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ना चाहिए, अगर हो सकता है तो खुद भी करके देखना चाहिए। वाटर के ऊपर जो है ऑयल का एक लेयर दिखाई देगा, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब ए हो गया, ये टेस्ट ट्यूब बी है। अब टेस्ट ट्यूब ए में क्या किया जाएगा कि एक प्लांट ट्विग रख दिया जाएगा, एक पौधा जो है छोटा सा पौधा इसके अंदर रख दिया गया ऐसे, और इसमें कुछ भी नहीं रखा गया, ठीक है। यही हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो पहले पूछा जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है, व्हाट इज द एम ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आपका एम एक्सपेरिमेंट का क्या है, टू डेमोस्ट्रेट। इससे दो चीज होता है। पहली बात ये होता है कि रूट्स जो होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये इसका रूट वाला सेक्शन ही पानी के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। तो आप पहला चीज इसमें ये देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन बाय रूट, ये चीज क्लियर करता है। दूसरा चीज लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना, कि पानी नीचे से एब्जॉर्ब होता है, ये चीज प्रूव करेगा। दूसरा चीज एब्जॉर्ब होने के बाद वो पानी सन के हीट रेडिएशन की वजह से इसके जो एरियल पार्ट है वहां से वाटर का लॉस भी होता है, ठीक है। तो कुछ घंटे के बाद हमको क्या दिखाई देगा कि टेस्ट ट्यूब ए में जो वाटर है उसका लेवल जो है डिक्रीज कर जाएगा, टेस्ट ट्यूब बी में लेवल एज यूजुअली रहेगा, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इस प्लांट ट्विग ने वाटर एब्जॉर्ब किया रूट से, और वो उसके एरियल पार्ट में जब पहुंचा तो हीट की वजह से, हीट रेडिएशन की वजह से ये वेपर्स के फॉर्म में यहाँ से लॉस हुआ। तो यहाँ से पानी वेपर्स के फॉर्म में यहाँ से लॉस हो रहा है, इसलिए इसका लेवल डिक्रीज हो गया। ऑयल क्यों रखा गया है, ये जो लेयर ऑयल का है, ऑयल क्यों रखा गया है, तो ऑयल नहीं रखेंगे तो वाटर जनरली भी तो इवापोरेट हो सकता है। पानी अगर कहीं रख दिया जाए, धूप उस पर पड़ रहा है तो पानी वैसे भी इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन ऑयल रहेगा तो ऑयल उसको इवापोरेट होने नहीं देगा, और ऑयल खुद भी नहीं इवापोरेट होगा, क्योंकि ऑयल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होती है, तो उतना तो गर्म हो नहीं पाएगा सनलाइट में, इसलिए ऑयल खुद भी इवापोरेट नहीं होगा, वाटर को भी इवापोरेट होने नहीं देगा। जिससे ये प्रूव हो जाता है कि जो भी लॉस हो रहा है वाटर का, किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन होने से पहले वाटर पहले रूट एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊपर पहुंचा रहा है, तभी तो वो लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे पहला चीज आपको जानना है, व्हाट इज द एम ऑफ एक्सपेरिमेंट, टू डेमोस्ट्रेट दैट एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय रूट। दूसरा चीज ये भी लिख सकते हैं, टू डेमोस्ट्रेट दैट वाटर इज लॉस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। लेकिन ये बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है इसी को वेरीफाई करने के लिए होता है कि वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट, ठीक है ना। ये इसका आप लिखिएगा। दूसरा चीज आप लिखेंगे कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व आफ्टर few hours, after few hours the level of water in test tube A will decrease, ठीक। what is the role of oil, oil prevents the loss of water by evaporation, ठीक। उसके बाद से आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप बता देंगे कि जो जिस टेस्ट ट्यूब में प्लांट ट्विग रखा गया है वहां पर रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, वो उसके एरियल पार्ट में गया, और एरियल पार्ट में जाने के बाद वहां से ट्रांसपिरेशनल लॉस की वजह से वाटर रेगुलरली वहां से हट रहा है, और हटने की वजह से यहाँ पर रेगुलरली ऊपर की तरफ जा भी रहा है ट्रांसपिरेशनल पुल से, और इसका लेवल डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से और भी एक्सपेरिमेंट है कि प्लांट ट्विग को रख दिया गया। एक और एक्सपेरिमेंट है, एक बीकर ले लिया जाए, उसमें एक प्लांट ट्विग को रख दिया गया, और ये वाटर नहीं रखा गया, वाटर में वाटर सॉल्यूबल डाई लगा दिया गया, जैसे रेड कलर का कोई डाई, इसमें जैसे सैफ्रनिन होता है, सैफ्रनिन, उस सैफ्रनिन को इसमें मिला दिया गया, तो वाटर वो रेड कलर का हो गया। कुछ घंटे तक इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा इसका सेक्शन काट करके, ठीक है। तो जब रूट्स का सेक्शन कट किया जाएगा तो पता चलेगा कि जो उसका जाइलम है वो लाल रंग का दिखाई देगा, जबकि फ्लोएम में कोई चेंजिंग दिखाई नहीं देगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो रूट्स है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसमें कौन सा उसका टिश्यू इन्वॉल्व है, जाइलम। जाइलम्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, फ्लोएम्स आर नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। इसी तरह से और भी है कि ट्री को अगर बार्क हटा दिया जाए, जैसे मोटा सा एक ट्री है, ट्री का एक जो ट्रंक वाला पार्ट होता है, जो उसका वुडी स्टेम होता है, उसके बाहर का जो कवर है जिसको बार्क कहते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाए। तो जब रिमूव कर दिया जाएगा और यहाँ पर केवल जाइलम को इंटैक्ट रखा जाए,
ठीक है। तो जाइलम को इंटैक्ट रखा जाएगा तो वो ट्री जो होगा वो जीवित रहेगा, ठीक है ना। ये प्लांट पे भी कर सकते हैं ये चीज़। और फ्लोएम को अगर रखा जाए, जाइलम काट दिया जाए तो कुछ ही समय बाद वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जाइलम नीचे से वाटर को कंडक्ट करके ऊपर पहुंचाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वाटर ऊपर नहीं पहुंचेगा तो फूड भी नहीं बन पाएगा, फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा और बाकी पार्ट्स भी मर जाएंगे, ठीक है ना। तो जाइलम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फ्लोएम के रेस्पेक्ट में। फ्लोएम आप रिमूव कर देंगे इस पार्ट से, यहाँ से फ्लोएम रिमूव कर देंगे तो इसके नीचे वाला पार्ट तो मर जाएगा, लेकिन इसके ऊपर वाला रहेगा, क्योंकि जाइलम के थ्रू इसमें वाटर और मिनरल्स जाते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ 2-3 और एक्सपेरिमेंट होंगे, उसमें जो भी बुक आप प्रीफर करते हो उससे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी बना करके पूछा जाता है। डायरेक्ट देखिए डिफिनीशन अगर पूछा जाएगा व्हाट इज ऑस्मोसिस, बहुत सारे बच्चे लिख देंगे, लेकिन फिगर बना करके पूछा जाएगा कि ये फिगर में क्या दिखाया जा रहा है, कौन सा प्रोसेस दिखाया जा रहा है, तो वही बच्चा उसका आंसर दे सकता है जो चीज़ों को समझता है। रटने वाले बच्चे उस चीज़ का आंसर नहीं दे सकते हैं। तो अब जो है मॉडर्न एरा क्या है? मॉडर्न एरा कॉन्सेप्चुअल है। रटने वाली पढ़ाई जो थी उसको इग्नोर किया जा रहा है, समझने वाली पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए आप जो है बुक्स को जब पढ़ें तो एक्सपेरिमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। और साइंस के लिए इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ऐसा चलना चाहिए कि आपने वो एक्सपेरिमेंट सेटअप करके रखा है, आपके दिमाग में ऐसा लगना चाहिए। और तब जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप फील करेंगे जब चीज़ों को, तब आप अच्छे से समझ सकते हैं। अदरवाइज आप मेमोरी बेस्ड पढ़ाई करेंगे, रटेंगे, तो साइंस नहीं पढ़ सकते। बाकी कोई और सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं लेकिन साइंस तो नहीं पढ़ सकते। साइंस के लिए कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये लेसन में बस इतना ही है और छोटा सा लेसन है। एक्सपेरिमेंट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे डिफिनेशन पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, पाथवे ऑफ एसेंट ऑफ सैप पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ आप इससे तैयार कर लीजिएगा और बुक्स को जरूर पढ़िएगा। बुक्स पढ़ने से ही हमारा कॉन्सेप्ट बेटर होता है, ठीक है ना। कोई भी लेक्चर हम अटेंड करें या नोट्स पढ़ें, उस सबसे बढ़िया तरीका होता है कि बुक्स को कई बार पढ़ें। हाँ, ये चीज़ है कि एक टीचर आपको हेल्प करता है कि बुक्स की चीज़ों को आसानी से आप समझ सकें, है ना। कि टीचर पढ़ा देता है तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाता है। पर ये कहना कि हम बिना बुक के पढ़ लेंगे केवल टीचर के पढ़ाने से या केवल नोट्स से, तो नहीं हो सकता। बुक्स तो पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको अच्छे कॉन्सेप्ट रखने हैं और अच्छे मार्क्स भी स्कोर करने हैं, प्रैक्टिकली भी अपने आप को एफिशिएंट बनाना है, साइंस को अच्छे से पढ़ना है। तो ये सब चीज़ के लिए बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।